मिस्र इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं का जन्म स्थान और वैली ऑफ द किंग्स, शक्तिशाली pharaohs के अंतिम विश्राम का स्थल। घाटी में मौजूद अनेक कब्रों में से एक कब्र ऐसी थी जो सबसे ज्यादा चमकदार थी, जिसने पूरे विश्व की कल्पना को मोह लिया। तूतनखामुन की कब्र। मिस्र के लक्सर में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनकी टीम महीनों से खुदाई कर रही थी, लेकिन महीनों की मशक्कत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं इस अभियान के पंडित लॉर्ड कार्नवन धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे थे, लेकिन टीम अभी भी उम्मीदों से भरी हुई थी। उस सुबह कार्टर की टीम को कुछ ऐसा मिला जो बहुत अजीब था। पत्थरों की दीवार के नीचे एक सीढ़ी। कार्टर ने तुरंत कार्नवान को बुलाया और नीचे उतरकर सामने की दीवार हटवाई। तब सामने आया एक दरवाजा जिस पर इजिप्शियन सील लगी हुई थी। यह सब बहुत अनोखा था। टीम उत्सुक हो गई। उनको यकीन था कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया है जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं खोजा गया। 26 नवंबर 1922 जब कार्टर ने एक छोटे छिद्र से दरवाजे के अंदर झांका तो अंदर का नजारा देख उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने मोमबत्ती की लौ अंधेरे में और आगे बढ़ाई। अंदर चमक रहा था सोना, अनगिनत खजाने, मूर्तियां, रथ, आभूषण। जब कार्नवान ने कार्टर से पूछा कि क्या आपको अंदर कुछ दिख रहा है, तब कार्टर ने जवाब दिया, यस, वंडरफुल थिंग्स। यह 4000 साल से बंद वो मकबरा था जो आज दुनिया के सामने खुल रहा था। जब हावर्ड कार्टर की टीम ने उस मकबरे को खोला तो उनको वहाँ विशाल खजाने का भंडार मिला। 6 अलग अलग तरह के सुनहरे रथ, राजा का सिंहासन, भोजन पानी का प्रबंध, इसके अलावा ऐशो आराम की और ढेर सारी वस्तुएं जो राजा को परलोक में आरामदायक जीवन जीने के लिए रखी गई थी। जब टीम ने मकबरे की और छानबीन की तब उनको एक दीवार के पीछे एक पत्थर का सरकोफेगस मिला और यही थी मिस्र की सबसे बड़ी खोज। यह था तूतनखामुन का मकबरा, सबसे कम उम्र का फेरो। टीम को इंतजार था कब्र के खुलने का, लेकिन अब चुनौतियां और बढ़ गई थी। कब्र को खोलकर मम्मी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था जितना टीम समझ रही थी। मिस्र की अधिकांश प्राचीन कब्रों को हजारों वर्षों में लूटा जा चुका था, लेकिन तूतनखामुन की कब्र लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये बात आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जितनी खुशी की थी उससे भी अधिक दुर्लभ थी। इसलिए किसी भी वस्तु को क्षति पहुंचाए बिना क्रमबद्ध तरीके से सुरक्षित निकालना आवश्यक था। इसलिए मकबरे की खुदाई और अंदर मौजूद वस्तुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी कर दी गई। मकबरे के भीतर 4 कक्ष थे। प्रत्येक कक्ष के द्वार को चूने के ईंटों और प्लास्टर से सील किया गया था। इन सीलों पर राजसी मोहरें लगी हुई थी, जिनको हटाना, रिकॉर्ड करना, सुरक्षित संरक्षित रखने में काफी समय लगता था। किसी भी कक्ष को बिना दस्तावेजीकरण के नहीं खोला जा सकता। मकबरे में लगभग 5000 से भी अधिक वस्तुएं मिली थी, जैसे आभूषण, फर्नीचर, मूर्तियां, रथ, हथियार और सोने की बनी वस्तुएं आदि। ये सारी चीजें हजारों साल पुरानी थी, इसलिए अत्यंत नाजुक थी। टीम हर वस्तु को बेहद सावधानी पूर्वक निकालकर उसको नंबर दे रही थी और उनका चित्र लेकर नोट्स बना रही थी। इसके बाद उनको पैक करके संग्रहालय भेज रही थी। समय के साथ साथ टीम की जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे कब्र का बाहरी काम पूरी तरह से खत्म हो गया। आखिरकार 19 अक्टूबर 1925 तूतनखामुन की कब्र की 3 साल खुदाई करने के बाद हावर्ड कार्टर और उनकी टीम राजा के ताबूत को खोलना शुरू करती है। कार्टर उसके ढक्कन को सावधानी पूर्वक हटाते हैं, जिसके अंदर उनको एक और चमकता हुआ ताबूत दिखाई देता है जो और भी ज्यादा शानदार था। यह नीले, हरे और लाल रंग के चमकदार कांच की जड़ाई से सजा हुआ था। जब उसको हटाया गया तो उसके अंदर एक और तीसरा ताबूत मिला, लेकिन यह वाला एक मोटे काले सुगंधित रेजोनेंस पदार्थ से ढका हुआ था। कार्टर की टीम बेहद सावधानी से इसको साफ कर रही थी और जो अब दिखा वह अविश्वसनीय था।
इसके पहले जो ताबूत मिले थे वो दोनों ताबूत लकड़ी से बने हुए थे, जिनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। लेकिन ये जो तीसरा ताबूत था ये पूरी तरह से ठोस सोने से बना हुआ था, जिसके ऊपर सुनहरे रंगों से पंखों वाली 2 देवियां बनी हुई थी, जो राजा की सुरक्षा के लिए थी, जो क्रुक और फ्लेल जैसे शाही शक्ति के प्रतीक को पकड़े हुए थे। इसके बाद इस ढक्कन को हटाया गया, जिसको हटाने में 8 लोगों की मदद लगी। जैसे जैसे यह ताबूत खुलता जा रहा था, वैसे वैसे अविश्वसनीय दृश्य सामने आते जा रहे थे। अब था सुनहरे रंगों से बना मुखौटा जो मम्मी के चेहरे पर लगा हुआ था। यह ठोस सोने से बना था। सोना, कांच और कीमती पत्थरों से जड़ा ये सुंदर मुखौटा मम्मी को ताज के रूप में पहनाया गया था। उसकी छाती पर एक बड़ा स्कार्फ था, जिस पर 2 सोने के हाथ बने हुए थे, और पूरा ढांचा ऐसी पट्टियों से ढका हुआ था जिन पर जादुई मंत्र और प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। किसी ने भी इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। एक फैरो ठीक उसी तरह रखा हुआ था जैसा पुजारियों ने उसे 3000 साल पहले रखा। सोने के मुखौटे वाली ये छवि पूरी दुनिया में फैलती चली गई। यह मिस्र के लोगों के लिए एक अत्यंत भावनात्मक क्षण था। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि आधुनिक मिस्री प्राचीन मिस्रियों के ही वास्तविक वंशज हैं। इसका मतलब मिस्र पर किसी भी विदेशी या बाहरी शासक का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और तूतनखामन की मम्मी और उससे जुड़ी सभी वस्तुएं मिस्र में ही रहनी चाहिए, क्योंकि वे मिस्र वासियों की धरोहर है और उन्हीं के लिए है। जैसे ही कार्टर मम्मी से मुखौटा हटाने की कोशिश करते हैं, उसकी दाढ़ी हट जाती है और एक लड़के जैसी शक्ल सामने आती है। इससे टीम को इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिर यह कब्र इतनी छोटी क्यों थी। दरअसल यह किसी बूढ़े शासक की कब्र नहीं थी, बल्कि एक युवा लड़के की थी। जब इस मम्मी का परीक्षण हुआ तो पता चला कि उसकी उम्र महज 19 साल थी। यह एक युवा व्यक्ति की अकाल मृत्यु की कब्र थी, इसलिए इसका मम्मीकरण समाप्त करने के लिए समय नहीं था। कब्र में बिखरी वस्तुएं और छोटी कब्र इस बात का प्रमाण दे रही थी कि ये पूरी तैयारी बहुत जल्दीबाजी में की गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू हुई तूतनखामन के श्राप की कहानी। जब नवंबर 1922 में इस मम्मी को खोजा गया तो इसके ठीक 5 महीने बाद अभियान के फंडर लॉर्ड कार्नवान अप्रैल 1923 में अचानक बीमार पड़ गए। मात्र एक साधारण मच्छर के काटने से उन्हें संक्रमण फैल गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों ने इसको सुर्खियां बनाकर जोरों शोरों से प्रसारित करना शुरू कर दिया। Death comes on swift wings to him who disturbs the king's peace। इसके बाद उनके घर में मौजूद कुत्ते ने भी उसी समय चीखते हुए अपना दम तोड़ दिया। अब तक लोगों के लिए यह सिर्फ एक संयोग मात्र था, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले कुछ वर्षों में खुदाई से जुड़े कई लोगों की मौतें रहस्यमय परिस्थितियों में होती हुई। जॉर्ज जे गुड, जिन्होंने कब्र का दौरा किया था, तेज बुखार से मरे। कार्टर के सचिव रिचर्ड बैथल अचानक हार्ट अटैक से चलने से। लॉर्ड कॉर्नवान के भाई की मृत्यु भी असमान परिस्थितियों में हो गई। धीरे धीरे लोगों में यह धारणा फैलने लगी कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तूतनखामन का बदला है। खुदाई में शामिल कई अन्य लोग भी धीरे धीरे बीमारियों और दुर्घटनाओं का शिकार होने लगे। किसी की किडनी अचानक फेल हो गई तो किसी को निमोनिया ने घेर लिया। हर नई मौत की कहानी ने उस श्राप को और मजबूत कर दिया। सिर्फ लोगों ने ही नहीं, बल्कि उस समय के फेमस अखबार द टाइम्स ने भी इस कब्र को द टॉम ऑफ डूम कहकर अखबार की हेडलाइन लिखना शुरू कर दी। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या यह सब केवल एक संयोग था या वास्तव में कोई श्राप काम कर रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मौतों का कारण मकबरे के अंदर मौजूद घातक फफूंद और बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो हजारों वर्षों में सील माहौल में पनप रहे थे, जैसे एस्परगिलस और स्टैकीबैट्रस जैसे मोल्ड। और ऐसे वातावरण में अचानक प्रवेश करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ गई थी, जिससे लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय लोग विज्ञान से ज्यादा श्राप पर यकीन कर रहे थे। तूतनखामन की अपनी कहानी भी रहस्यों से भरी हुई है। 18वें राजवंश का एक राजा जो सिर्फ 9 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठ गया और मात्र 19 वर्ष की आयु में रहस्यमय परिस्थितियों में मारा। वह प्रसिद्ध सिर्फ अपनी छोटी उम्र के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था कि उसने एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किया।
उसने अपने पिता के द्वारा शुरू की गई एकेश्वरवाद यानी एक भगवान की पूजा की प्रथा को समाप्त कर दिया और लोगों को उनके पारंपरिक देवताओं की पूजा करने दी। इसके अलावा उसने अपनी राजधानी पुराने शहर मेम्फिस ले जाकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। लेकिन महज 19 वर्ष की आयु में रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी खोपड़ी पर चोट के निशान, हड्डियों की समस्याएं और डीएनए परीक्षण, यह सब आज भी चर्चा का विषय है। आज भी कायरो के मिस्र संग्रहालय में उस मम्मी को देखने हजारों लोग रोजाना आते हैं। मम्मी कर्ज का डर तो आज लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उस राजा को देखने की जिज्ञासा आज भी लोगों में है। शायद असल श्राप लोगों का डर था। लगातार होती रही मौतों को एक साथ जोड़कर मानव मन ने एक कहानी बना ली, एक ऐसी कहानी जिसने मीडिया को सुर्खियां दी, फिल्मों और उपन्यासों को सामग्री दी और तूतनखामुन को दुनिया में हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया।